सॉइल, अब देखिए सॉइल क्या होता है। सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे एक थिन लेयर जो होती है ग्रेनी सब्सटेंस की, उसको हम बोलते हैं सॉइल। सो इट इज अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनरी सब्सटेंस। तो ग्रेनी सब्सटेंस से एक लेयर जो अर्थ सरफेस को कवर करती है उसको हम सॉइल कहते हैं। इट इज क्लोजली टू लैंड, वो बिल्कुल लैंड से क्लोजली रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि लैंड पे ही सॉइल होती है। अब देखिए लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन करता है कि किस टाइप की सॉइल होगी। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि देखिए ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल मैंने आपको बताया था कि डेक्कन एरिया में ब्लैक सॉइल है, किससे बनी है? ये वॉल्केनिक इरप्शन से बनी है। रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है। तो ये उस एरिया का क्या लैंड फॉर्म है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की सॉइल फॉर्म होगी। सॉइल किस किस चीज़ से फॉर्म होती है? ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऑर्गेनिक मैटर जस्ट डेड मैटर होता है। फॉर एग्जाम्पल जो लीव्स हैं झड़ गई हैं, ठीक है, अब क्या होगी? धीरे धीरे वो ऑर्गेनिक मैटर में टर्न हो जाएगी। मिनरल्स है, वेदर रॉक्स है, वेदर रॉक्स भी मैंने आपको बताया था, ये सब जो अर्थ पर अवेलेबल है इनसे ही सॉइल फॉर्म होती है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। तो सॉइल की फॉर्मेशन कहाँ से शुरू होती है? वेदरिंग प्रोसेस से शुरू होती है। मैंने आपको बताया था कि एक पत्थर है, ठीक है, जब वो धीरे धीरे टूटना शुरू होता है तो उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। तो वो और टूटता जाता है तब तक जब तक वो बिल्कुल फाइन मटेरियल में नहीं बनता है, तो इसको हम बोलते हैं सॉइल फॉर्मेशन। तो वेदरिंग से सॉइल फॉर्मेशन शुरू होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। तो अगर राइट मटीरियल होगा, ठीक है, राइट ऑर्गेनिक मैटर होगा और सही उसका मात्रा में सही मिनरल्स उसके साथ मिक्स होंगे, तो उसे डिटरमिन करेगा कि सॉइल की फर्टिलिटी कितनी होगी। ये सॉइल की प्रोफाइल है। सॉइल की प्रोफाइल क्या होता है? जो वर्टिकल डिवीजन है सॉइल का उसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। टॉप सॉइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस एंड वेजिटेशन होता है, ये टॉप सॉइल है। फिर आती है सब सॉइल जिसमें ज़्यादा सैंड होती है, सिल्ट एंड क्ले होता है। उसके बाद आता है वेदर्ड रॉक मटेरियल। ये जो है ये रॉक मटेरियल, वेदर्ड रॉक मटेरियल यानी कि जो पत्थर था उससे जो टूटे छोटे छोटे टुकड़ों में जो पीसेस बने हैं उसको हम बोलते हैं वेदर्ड रॉक मटेरियल। ये है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक है यानी कि जो सबसे बड़ा पत्थर था, मेन पत्थर था, उससे टूट के जो पत्थर ये बने हैं, फिर इनसे फाइनली जो सॉइल है वो फॉर्म होती है। हंड्रेड एंड थाउजेंड ईयर्स लगते हैं, 100 ईयर्स लगते हैं 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को फॉर्म होने में। तो आप देख सकते हैं कि कितने साल लगेंगे थिक सॉइल फॉर्म होने में। सॉइल फॉर्मेशन के अगर हम फैक्टर्स देखें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करता है? तो द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर्स। तो देखिए अगर आपको देखना है कि सॉइल क्या किस टाइप का फॉर्मेशन होगा तो मोस्टली किस पे डिपेंड होगा? वो पेरेंट रॉक पे, क्योंकि वो जो मेन रॉक है उसी से ही फाइनल सॉइल बनेगी, तो उसका नेचर उस रॉक पे ही डिपेंड रहेगा। साथ में उस एरिया का क्या क्लाइमेट है इस पे। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक है क्लाइमेट फैक्टर्स और दूसरा है पेरेंट रॉक। इन पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि सॉइल के किस टाइप का फॉर्मेशन होगा। अदर फैक्टर्स अगर हम देखें तो टोपोग्राफी है, ऑर्गेनिक मैटर का जो रोल है वो क्या होगा, टाइम कितना लगेगा सॉइल को फॉर्म होने में। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये जगह से जगह डिफर करते हैं। अगर हम देखें तो देखिए क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब इन्फ्लुएंस करता है वेदरिंग को। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब बारिश होती है तो पत्थर गीला होता है, फिर उस पर रेस पड़ती है तो वो ठंड वो हो जाता है, सूखता है, फिर ठंड से तो ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो पत्थर है वो लूज होकर टूट जाता है। तो वहाँ से वेदरिंग के बाद से सॉइल की फॉर्मेशन शुरू होती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आ गया? क्लाइमेट आ गया, क्योंकि वेदरिंग की शुरुआत कहाँ से हुई है? क्लाइमेट से हुई है। टाइम डिटरमाइन करता है कि सॉइल की प्रोफाइल कितनी ज़्यादा थिक होगी। फ्लोरा एंड फौना, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, इससे पता चलेगा कितनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट है, कितना क्विकली वो वर्क करते हैं किसी भी चीज़ को डिग्रेड करने में, उससे ह्यूमस की प्रोफाइल हमें पता चलेगी। रिलीफ ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप पे आप देखेंगे इजीली क्या होता है, वॉश अवे हो जाती है सॉइल, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा थिक सॉइल देखने को नहीं मिलेगी। इस वजह से देखिए जो रिलीफ है वो मैटर करता है कि वहाँ पे कितना सॉइल का एक्यूमुलेशन होगा। अगर हम रिवर वैलीज पे देखें तो जो रिवर्स है वो बहुत सारे सॉइल को डिपॉजिट कर देती है, तो वहाँ पे जो रिवर वैलीज एंड प्लेन एरिया है वहाँ पे सॉइल काफ़ी ज़्यादा थिक होगी। पेरेंट रॉक की बात करें तो कलर है, उसका टेक्सचर है, उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्या मिनरल्स उसमें होंगे, कंटेंट क्या होगा, उसकी परमेबिलिटी यानी कि पानी कितना ईजिली उसमें सोक कर लेगा, ये सारे जो फैक्टर्स है इस पर डिटरमिन करेंगे उसके पेरेंट रॉक पे, यानी कि उसका जो मेन उसका जो पत्थर है जिससे सॉइल फॉर्म हुई है सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है ही।
और उसके बाद है क्लाइमेट। अब देखिए क्या है कि जो सॉइल है वो डिग्रेड होती जा रही है, तो हमें उसका कंजर्वेशन करना है। सॉइल इरोजन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि सॉइल इरोजन होता है। देखिए आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। ट्रीज को लोग दिन ब दिन काटते रहते हैं, तो सॉइल तो क्या होता है, उनको कोई उसको कोई पकड़ नहीं पाता है, ठीक है, कोई होल्ड नहीं करने की कोई चीज़ होती है। तो जब बारिश होती है, फ्लड जाते हैं, तो सॉइल इजीली वॉश अवे हो जाती है, इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन जो है ये मेजर थ्रेट है टू सॉइल एज अ रिसोर्स। हम अगर देखें तो बहुत ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स है जिसकी वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन होता है, यानी कि ह्यूमंस की वजह से होता है, क्योंकि ह्यूमंस डिफॉरेस्टेशन करते हैं। नेचुरल फैक्टर्स हम फ्लड्स ले सकते हैं, साथ में हम बोल सकते हैं कि जो विंड होती है, जैसे डेजर्ट एरिया में विंड है, तो ये सारे फैक्टर्स है, ये रिवर्स है, ये सब है नेचुरल फैक्टर जिसकी वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। अगर हम फैक्टर्स की बात करें किसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होता है थोड़ा डिटेल में, तो बात है डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स। ये मिक्स नेचुरल प्लस ह्यूमन फैक्टर्स है जिनकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होता है। हमें सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो हम इस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, मल्चिंग से, कंट्रोल बैरियर से, रॉक डैम से, टेरेस फार्मिंग से, इंटरक्रॉपिंग से, कंट्रोल प्लाइंग से एंड शेल्टर बेल्ट से। डिटेल में एक एक करके करते हैं कि ये क्या है। मल्चिंग, तो देखिए आप फर्स्ट ये पिक्चर में देख सकते हैं कि दो प्लांट्स के बीच में, देखिए ये प्लांट की एक रो है, ये एक रो है, इनके बीच में देखिए जो ऑर्गेनिक मैटर जैसे स्ट्रॉ, ठीक है, ये इसमें यहाँ पे डाल दिया गया है। ये क्या करेगा, मॉइस्चर को रिटेन रखेगा। इस वजह से क्या होगा, सॉइल का इरोजन नहीं होगा, फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। मल्चिंग। एक होता है कंट्रोल बैरियर्स, इसमें क्या होता है, देखिए ये है, ये जो है इसमें इन्होंने बैरियर्स फॉर्म किए हैं। ये कैसे फॉर्म होते हैं, स्टोन्स, पत्थर, घास, सॉइल, ये सबसे ये लोग बहुत बड़े बड़े बैरियर्स बना देते हैं। कहाँ पे, स्पेशली जहाँ पे स्लोप, बहुत ज़्यादा स्लोपी एरिया होता है वहाँ पे, क्योंकि स्लोपी एरिया में ईजिली पानी क्या होता है, पानी अपने साथ सॉइल को वॉश अवे कर देता है, तो सॉइल इरोजन हो जाता है। तो ऐसे एरिया में ये लोग बहुत बड़े बड़े कंट्रोल बैरियर्स बना देते हैं, पत्थर, ग्रास और सॉइल का। सो दैट क्या होता है, और इनके आगे ये ट्रेंचेस बना देते हैं, तो पानी जो भी स्लोप से आगे इकट्ठा होगा वो यहाँ पे ट्रेंचेस में आके इकट्ठा हो जाएगा। इसके आगे बैरियर होता है तो वो पानी उससे आगे नहीं जा पाएगा, तो इस तरह से बैरियर के आगे क्या होगा, पानी कलेक्ट हो जाएगा। रॉक डैम्स होते हैं, देखिए यहाँ पे आपने देखा ये रॉक्स जो है, इसको ये देखिए ये पत्थर आपको इस इमेज में देखने को मिल रहे होंगे कि ये इस पानी के आसपास ये पत्थर जो है इसको ये यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो वाटर है उसका जो फ्लो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। इस तरह से गली इरोजन जो होता है वो नहीं हो पाएगा, एंड फर्दर जो सॉइल का लॉस है उसको भी हम कम कर सकते हैं रॉक डैम से। टेरेस फार्मिंग हमने किया था, देखिए टेरेस फार्मिंग स्लोपी एरियाज में होती है, जहाँ पे फ्लैट लैंड हमें थोड़ी सी अवेलेबल होती है। वहाँ पे क्या होता है कि लोग अपने क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। इससे क्या होता है, जो रन ऑफ या सॉइल इरोजन है वो कम होता है, क्योंकि देखिए ऊपर से इन्होंने यहाँ पे ये क्रॉप्स ग्रो किया है, तो पानी आएगा तो यहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं वो उस पानी को रिटेन कर लेंगे। लेकिन अगर ये बैरन लैंड है, यहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं किया है, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी प्लांट ट्रीज होंगे नहीं पानी को रिटेन, सॉइल को रिटेन करने के लिए, तो क्या होगा, जो सॉइल है वो इजिली पानी के साथ वॉश अवे हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। इंटरक्रॉपिंग होता है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के क्रॉप साथ में ही उगाते हैं। देखिए आप इस इमेज में देख सकते हैं, शुगर के इनको मूंग दाल के साथ उगाया है, लेकिन दोनों का सोइंग पीरियड अलग अलग होता है। इस तरह से क्या होता है, हमें टाइम मिल जाता है कि जब भी अगर बारिश हो या कुछ भी हो, तो जो सॉइल है, सॉइल बैरन ना रहे, ठीक है, कुछ ना कुछ उगा रहना चाहिए ताकि सॉइल इरोड ना हो। कंट्रोल प्लॉइंग होता है, देखिए कंट्रोल प्लॉइंग हमने जो बैरियर्स पढ़े थे बिल्कुल वही है। इसमें क्या होता है, ये देखिए पैरेलल्स इन्होंने कंटोर्स जो बनाए हुए हैं ये बनाते हैं, स्पेशली जहाँ पे हिली एरियाज होता है। तो देखिए जो कंट्रोल बैरियर्स, कंट्रोल प्लॉइंग और टेरेस फार्मिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन टेरेस फार्मिंग में देखिए फ्लैट सरफेस अवेलेबल होता है जहाँ पे हम लोग क्रॉप ग्रो कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे स्टीप स्लोप होता है, जहाँ पे हमें आलस आता है, हम कुछ खुदाई उदाई नहीं करना चाहते हैं, हम फ्लैट सरफेस बनाने के लिए हमारी बिल्कुल हालत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्टीप स्लोप में ही क्रॉप्स ग्रो करने लग जाते हैं। लेकिन हम पानी रेन वॉश की वजह से, पानी की वजह से
जो सॉइल है वो ना ज़्यादा वॉश हो जाए, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, आगे से बैरियर्स बना देते हैं। किस चीज़ के बैरियर्स बनाते हैं वो हमने पढ़ा था, नेचुरल बैरियर्स, जिसमें हम पत्थर, घास ये सब आगे से लगा देते हैं। तो क्या होता है, ऊपर से जो भी चीज़ वॉश अवे होकर रहती है, पानी आता है तो वो इस ट्रेंचेस में जाके इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो वाटर है वो स्लो डाउन हो जाता है और वो स्लोप में नहीं बहता है और सॉइल को इरोड भी नहीं करता है। इसको हम कंट्रोल प्लॉइंग बोलते हैं। शेल्टर बेल्ट्स होते हैं, ये आपने ड्राई रीजन या कोस्टल रीजन्स में देखा होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है। तो उस विंड मूवमेंट को कम करने के लिए, ताकि सॉइल कवर को हार्म ना हो, देखिए जहाँ ज़्यादा हवा चलेगी तो सॉइल उठेगी, दूसरी जगह में जाके गिरेगी, तो सॉइल इरोजन होगा। तो इस सॉइल इरोजन को बचाने के लिए कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स में जहाँ पे फार्मिंग होती है, लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ बना देते हैं। तो इसकी वजह से बड़े बड़े पेड़ को उगाने से क्या होगा, विंड का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा, जिसकी वजह से हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स।